गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 पर चर्चा किए थे, उसमें एक एरर हो गया था। आइए उसको सुधारते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछला क्लास में इम्पीचमेंट शब्द का उल्लेख किए थे फंडामेंटल राइट में, ये इम्पीचमेंट गलती से मिस्टेक हो गया था। इसके जगह में आप सुधार कर लेंगे इन्फ्रिजमेंट। इन्फ्रिजमेंट का अर्थ होता है उल्लंघन, अर्थात जब भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ रीट याचिका दायर कर सकता है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत। तो सुधार कर लेंगे। हमने इम्पीचमेंट शब्द लिख दिए थे पिछला वीडियो में, उसके जगह में आप सुधार करके पढ़ें इन्फ्रिजमेंट। इन्फ्रिजमेंट का सिनोनिम्स होता है वायोलेशन या कोई चीज का हनन हो जाना या उल्लंघन होना। आइए आज आगे चलते हैं इससे। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, इसमें हम आज आर्टिकल 12 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 12 में क्या क्या चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले राज शब्द को परिभाषित किया गया है। मीन्स राज शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। मीन्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं स्टेट। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। आर्टिकल 12 इज रेफर्ड अबाउट, बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो राज्य की क्या परिभाषा है। इसमें हम लोग चलते हैं। राज्य को तीन कैटेगरी में विभाजित किए गए हैं। पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। दूसरा स्टेट, ईच स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा ऑल local authorities under control of central government या स्टेट गवर्नमेंट। एक बार इसको आप ध्यान दें, हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित तीन श्रेणी में किए गए हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। दूसरा है प्रत्येक राज्य सरकार या ईच स्टेट गवर्नमेंट प्लस उस संबंधित राज्य के विधानमंडल। तीसरा जितने लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, या कहा जा सकता है नगर निगम या नगर पालिका, जो राज्य सरकार के अधीन है अथवा अन्य जो शासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में है, वो सभी किस परिभाषा में आते हैं, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ये डिफाइन करते हैं कि जो भी कानून
यहाँ से पारित होंगे ये राज्य से संबंधित होंगे अर्थात देश से संबंधित होंगे और इनका जो मूल्य होगा एक विधि के समान होगा अर्थात वो विधि ही होंगे। उसी प्रकार से राज्य विधानसभा अर्थात राज्य विधानसभा के द्वारा जो राज्य जो राज्य सूची में है उससे अंतर्गत जो भी विधान पारित होंगे वो भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा, जो भी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी आदेश पारित होंगे वो सभी आपके राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार अगर हम पूरा क्रक्स देखें कि आर्टिकल 12 क्या बताता है, तो आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा से संबंधित है पहला, और इसके अंतर्गत वो सभी कानून आएंगे जो भारत सरकार, राज्य सरकार या कि आपका नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका से संबंधित है, उनके द्वारा जो भी आदेश पारित होंगे वो राज्य को परिभाषा करेंगे, मींस वो राज्य को आगे लीड लेके जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कानून कहाँ पे बनता है। आपको मालूम है पूरे भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कानून जो पूरे देश में लागू होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रियान्वित होती है और वो पारित होती है पार्लियामेंट से, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो लागू हो जाती है। उसी प्रकार से राज्य के द्वारा जो भी कानून पारित कराए जाते हैं वो राज्य विधानमंडल के से पारित कानून पर संबंधित राज्य के राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो पूरे राज्य क्षेत्र में लागू हो जाते हैं उसके ज्योग्राफिकल एरिया में या टेरिटरीज में। उसी प्रकार से जो भी लोकल बॉडी है, नगर पालिका, नगर पंचायत के द्वारा जो भी कानून बोल सकते हैं, आदेश बोल सकते हैं, बाय लॉ बोल सकते हैं, उनके द्वारा जो पारित किए जाते हैं वो नगर पालिका, संबंधित नगर पालिका या पंचायत में वो प्रभावी होंगे। तो यहाँ पे आपका राज्य का परिभाषा है अनुच्छेद 12, इसको याद करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें एक और भी चीज देखा जाएगा कि अनुच्छेद 13 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखा जाए। अनुच्छेद 13 क्या बताती है? लॉज इनकंसिस्टेंट और derogation of fundamental right। इसका मतलब ये है कि वह विधि जो असंगत हो, मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसे शून्य माना जाए। इसको एक बार लिख लीजिए। आगे इसमें देखते हैं ये इसमें क्या परिभाषा किया गया है। इसमें सबसे पहले परिभाषा ये किया गया है कि जो भी कानून जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में दिए गए हैं, अगर उससे संबंधित कोई भी दूसरा कानून अगर बनाई जाती है जो कि उस मौलिक अधिकार से क्या हो, से संबंधित ना हो, उससे जुड़ा हुआ ना हो,
अर्थात मौलिक अधिकार की मूल भावना से संबंधित ना हो, तो वैसे जो भी कानून बनाए जाएंगे उनका कोई भी मूल्य नहीं होगा, उन्हें शून्य माना जाएगा। अब इसके अंतर्गत आपको जानकारी होगा कि जो कानून बनाए जाते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है अस्थायी कानून। अस्थायी कानून का मतलब वैसा कानून जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति अथवा उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, वैसा कानून अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि अगर ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार से संबंधित अगर बनाए जाएंगे, लेकिन उससे संबंधित ना होकर कुछ विभिन्नताएं नजर आती हैं मौलिक अधिकार में, उसके मूल भावना में, तो वे कानून को शून्य माना जाएगा। उसी प्रकार से कुछ कानून होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। ये कानून जो होते हैं अस्थायी जो होते हैं, ये गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रोक्लेम किए जाते हैं, जैसे अध्यादेश आप जानती होंगे, ऑर्डिनेंस कहते हैं, अनुच्छेद 213, और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जो अस्थायी कानून के रूप में अध्यादेश इनके द्वारा घोषित किए जाते हैं वो अस्थायी होते हैं। आपको मालूम है कि अध्यादेश होता क्या है? जब सत्र में ना हो, अगर केंद्र की बात करें, जब राज्यसभा या लोकसभा सत्र में ना हो, या कोई एक सत्र में हो और दूसरा जो हाउस हो सत्र में हो, तब इस परिस्थिति में देश हित में अगर कानून बनाना जरूरी हो तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अध्यादेश की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और ये अध्यादेश जो होते हैं वो अगला जैसा ही सत्र पार्लियामेंट का शुरू होता है, उस शुरुआत से लेकर 6 सप्ताह के अंदर अगर उससे संबंधित विधि बना ली जाती है, पारित करा ली जाती है, तो वह अध्यादेश पूर्णतः कानून के रूप में देश में प्रभावी होगा। तो इस तरह से राज्य में भी वही चीज लागू होती है कि राज्यपाल को इसके लिए राष्ट्रपति का सहमति लेना आवश्यक होता है। तो अभी हम लोग जाने, अगर अस्थायी कानून वो कानून होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश घोषित किए जाते हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट के द्वारा जो अध्यादेश घोषित किए जाते हैं उसका अनुच्छेद जरूर याद कर लें। राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123। उसी प्रकार से कुछ कानून जो होते हैं और भी होते हैं, जैसे आपका कस्टम, बायलॉ, ऑर्डर। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, अगर कोई डिपार्टमेंट है मान लेते हैं, और वो अपने ऑफिशियल कुछ ऑर्डर देते हैं, तो वो भी एक कानून के रूप में ही उस डिपार्टमेंट में प्रभावी होगा। और उसी प्रकार से कोई कस्टम है या यूसेज है, तो वो भी एक कानून के रूप में माना जाएगा। तो आपको मालूम है, जैसे कई सारे कस्टम के आधार पर कानून बनाए गए हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ये हिंदू के कस्टम के अनुसार बनाए गए हैं। उसी प्रकार से मोहम्मडन लॉ है, जो मोहम्मडनों का मुस्लिमों के कस्टम के अनुसार कानून बनाए गए हैं। उसी प्रकार से उरांव एक्ट है, कई प्रकार के एक्ट हैं जो कस्टम पर आधारित है। तो कुल मिला के आर्टिकल 13 जो है, इसका क्रक्स क्या है, इसका निचोड़ यही है कि वैसा कानून जो मौलिक अधिकार से संबंधित ना हो,
उसको छूता ना हो तो वैसा कानून को असंगत माना जाएगा और वो कानून प्रभावी नहीं होगा, उसे शून्य माना जाएगा, भले यहाँ बने चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने। आर्टिकल 14 इसमें राइट टू इक्वालिटी या समानता की बात कही गई। और 4 मिनट में 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाने पर पेज लोड होने में समय लग जाता है। ये प्रेशर होता है आपका, खास तौर से वीडियो बना के अपलोड करने में। लाइव क्लास और वीडियो में बहुत अंतर है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है राज्य भारत में राज्य क्षेत्र के सीमा में, मानते हैं ये भारत देश है, तो राज्य भारत में देखिए भारत देश को परिभाषित किया गया है किस नाम से, आपको जानकारी है? चलिए ये होमवर्क देखिए, अनुच्छेद 1 क्या बताती है, ये होमवर्क है, ठीक है। भारत देश को देश नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? ये अनुच्छेद 1 में जानकारी आपको दी गई है। जरा इसका होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं कि अनुच्छेद 1 क्या है। चलिए मान लेते हैं ये भारत देश इंडिया है, तो भारत देश में तो 2 कैटेगरी के नागरिक होंगे, ये भारतीय होंगे, इंडियन होंगे और फॉरेनर होंगे। तो यहाँ पे ये चीज तय किया गया है कि मौलिक अधिकार जो है सिर्फ भारत देश के नागरिकों के लिए प्रभावी नहीं है, वे नागरिक जो भारत देश के राज्य सीमा में रहते हैं वो भी यह मौलिक अधिकार से संरक्षित होंगे। तो अनुच्छेद 14 क्या कहती है? ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड हैव द इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ। सभी भारतीय नागरिक विधि के समक्ष समान हैं तथा विधि के विरुद्ध इन्हें समान संरक्षण दिए जाएंगे। अब यहाँ पे 2 बात है, एक तो ये आया कि विधि के समक्ष समान है और दूसरा विधि के विरुद्ध समान संरक्षण दिए जाएंगे। मतलब अनुच्छेद जो है 14 ये 2 पार्ट से डिफाइन कर रहा है, विधि के समक्ष समानता एवं विधि के विरुद्ध समान संरक्षण दिए जाएंगे। ये जानकारी होगा आपको कि विधि के समक्ष समानता की जो बातें कही गई है ये आपका ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान में। इसमें ब्रिटिश कानून की छाप है और विधि के विरुद्ध समान संरक्षण की जो बातें कही गई है ये यूएसए से जोड़ी गई है हमारे संविधान में। लेकिन इस अनुच्छेद 14 में आपको कुछ और डिटेल में जाना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी या अन्य की तैयारी करते हैं। जैसे इसमें एक चीज देखा जाएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, किसी प्रकार का कोई भेदभाव अमीर गरीब का नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसका कुछ अपवाद है जो कि इस प्रकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकार दिए गए हैं
विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इन्हें गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, यह एक तरह से आपका एक्सेप्शन है अनुच्छेद 14 का। तो अनुच्छेद 14 में क्या अपवाद है, इसके बारे में अनुच्छेद 361 में वर्णित है। यदि कोई राज्यपाल पद में रहते हुए या कोई राष्ट्रपति पद में रहते हुए जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं या निर्णय दिए गए हैं, तो उनको उनके द्वारा जो भी कार्य या निर्णय का चुनौती कोई भी न्यायालय में नहीं दिए जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा, कोई भी राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति अपने पद के दौरान कोई भी फैसला दिया गया हो इनके द्वारा अथवा इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हों, उनका कोई भी चुनौती, उनके द्वारा कोई भी फैसला या उनके निर्णय या उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए उसको कहीं भी चुनौती नहीं दिए जाएंगे। उसी प्रकार से अगला बात यह है कि इनके पदावधि के दौरान इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो, चाहे सिविल सूट हो, दीवानी मुकदमा हो, कोई भी न्यायालय में नहीं किए जाएंगे। एक तरह से इन्हें संविधान में संरक्षण प्राप्त है। उसी प्रकार तीसरा बात है, अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई दीवानी मुकदमा दायर किए जाते हैं तो इससे पूर्व उन्हें 2 महीने के मतलब दीवानी मुकदमे दायर करने के 2 महीने पहले उन्हें सूचित करना जरूरी है और इन्हें भारतीय संविधान से संरक्षण प्राप्त है। इस तरह से अगर इसका पूरा का पूरा निचोड़ देखा जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए इन्हें कोई भी न्यायालय में दंडित नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 का क्या है, ये एक्सेप्शन है। इसमें बताया गया कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है, लेकिन इन्हें क्या है, ये राज्य के पहले नागरिक है, देश के पहले नागरिक है, इसलिए विधि में इन्हें विशेष संरक्षण दिए गए हैं भारतीय संविधान में। इसी प्रकार से जो भी होते हैं आपका राज्य, ये कहा जा सकता है आपका जो राजदूत होते हैं उन्हें भी संरक्षण प्राप्त होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं उन्हें भी संरक्षण प्राप्त होते हैं। अन्य देश के राष्ट्रपति या उनके जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ दूसरे भारत देश में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे। उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत कोई विधानमंडल अगर 39 ख से संबंधित कोई भी फैसला विधि के रूप में या कोई भी विधि का कार्य करती है या कोई विधान बनाती है तो उसको कहीं भी चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 31 ग के तहत कोई भी विधानमंडल कोई विधि बनाती है अनुच्छेद 39 ख से संबंधित जो कि फ्री लीगल एड से संबंधित है, तो इसका कोई भी चुनौती कहीं भी कोई भी न्यायालय में नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें कई अन्य बातें भी हैं, समय का अभाव है इसलिए इस पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 15 जो आज का लास्ट है। अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि कोई भी राज्य अथवा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ केवल जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थल कर दीजिए, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर,
धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं करेंगे। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 15 क्या बात बताती है। कोई भी राज्य अथवा व्यक्ति केवल जाति, जन्म स्थल, भाषा, लिंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर अन्य व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि केवल का अर्थ जो होता है कि इसके अलावा अन्य जो भी हैं तथ्य उसमें राज्य चाहे तो मतभेद कर सकती है। और दूसरा है भेदभाव का मतलब हुआ विभेद, जिसमें यह समझा जाएगा कि इसके पक्ष में ना होकर अन्य कोई निर्णय ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है, विभेद का मतलब हुआ मतभेद। तो यहाँ फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 15 क्या बताती है। केवल जाति, जन्म स्थल, भाषा, लिंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर कोई भी राज्य अथवा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी भेद नहीं करेंगे। केवल यह बताती है कि अन्य चीजों में कर सकती है, ये राज्य के पास अधिकार होंगे। और विभेद का अर्थ होता है मतभेद से। और इसमें अन्य तथ्य ये भी जुड़े हुए हैं, जैसे कोई सरकारी, जैसे कुआं हो गया या सामुदायिक विकास भवन हो गया, नदी हो गया, घाट हो गया, दुकान हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, जो राज्य या केंद्र सरकार का अधीन हो, उसमें उस संस्था के द्वारा इस आधार पर कोई भेदभाव व्यक्तियों के साथ नहीं करेंगे। लेकिन वैसा प्राइवेट सेक्टर जो कि राज्य सरकार के अधीन में हो, चाहे पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, वहां भी वो व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कोई सिनेमा हॉल कोई व्यक्ति का हो, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो इस संविधान का क्या होगा, उल्लंघन होगा। इसमें राज्य सरकार कोई अधिकार है एक्सेप्शन के रूप में कि राज्य सरकार चाहे तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था कर सकती है। संविधान में वो अन्य तथ्य को जोड़ सकती है राज्य सरकार से संबंधित। जैसे जो महिला है वो अति पिछड़ा वर्ग में आती है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उनका सामाजिक विकास हो सके। जो बच्चे हैं उनका नामांकन के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। उसी प्रकार से एसटी एससी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है विधानसभा में। और उनको जो एसटी एससी हैं उनको एडमिशन में भी छूट दिया जा सकता है, नामांकन में भी छूट दिया जा सकता है। तो राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार को अधिकार है एक्सेप्शन के रूप में कि वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए चाहे तो अपने राज्य के सरकारी नियोजन में या अपने राज्य के अधीन जो भी विषय वस्तु है उसमें उनके लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 राज्य सरकार को ये अधिकार देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और शायद मेरा क्लास अगर आपको फायदा हो रहा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमको आगे का वीडियो बनाने में इंस्पायरेशन मिल सके। अगला क्लास हम लोग परसों आपका वीडियो अपलोड करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 होगा। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।